हेलो दोस्तों, 24 जुलाई के करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज आप लोगों के साथ में चर्चा करूँगा करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं मंडे से आप लोगों के लिए इस प्रोग्राम में कुछ नई तब्दीलियाँ करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने कल आपको बताया भी था और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं जो आपके लिए करने जा रहा हूँ कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पीसीएस, स्टेट पीसीएस और उस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करने का मेरा प्लान है कि करंट अफेयर में कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी मैं इंक्लूड करूँ। जिससे कि आप लोग उनके बारे में भी जान सको, समझ सको और क्या-क्या इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए बन सके। तो चलिए आज इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दीजिएगा कि यूपीएससी के साथ-साथ अगर करंट अफेयर में स्टेट पीसीएस की चीज़ों को भी अगर इंक्लूड किया जाए, तो वो प्रोग्राम कैसा रहेगा, किस तरीके का रहेगा और किन-किन चीज़ों पर फोकस किया जाए, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ओके? चलिए, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरा इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है पीपीटी के लिए, तो फटाफट इस क्लास की पीपीटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आज की एक योजना है जो आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित है। पीएम यशस्वी योजना, पीएम यशस्वी स्कीम। ये पेपर 2 की कैसी योजना हो सकती है? पॉलिटी गवर्नेंस। बेटा, सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सामाजिक न्याय, उससे जुड़ी हुई, इसकी कल्याणकारी व्यवस्था से जुड़ी हुई एक योजना है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय की है। सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों की शैक्षिक सशक्तिकरण और समावेश के लिए इस अम्ब्रेला योजना का विस्तार किया है। ओबीसी तो जानते ही होंगे। ईबीसी क्या होता है? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो आर्थिक रूप से कमजोर क्लास होती है उसके लिए। और डीएनटी जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, ठीक है ना, अति संवेदनशील जो जनजातियां हैं, उन सब चीजों के लिए। अब इसमें टारगेट कौन कौन से? ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, यानी घुमंतु जनजातियां हैं वो विमुक्त। अब कंडीशन क्या है इसमें? निरंतरता। कक्षा 9 से लेकर के उच्च शिक्षा तक उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी, ठीक है ना। समिति ने डीएनटी के रैंक के आयोग, ध्यान रखना 2008 में रैंक के आयोग बनाया गया था और 2018 में बनाया गया था इदाते आयोग की सिफारिशों पर प्राथमिकता दी है। तो हो सकता है आपसे यही पूछा लिया जाए एग्जाम में कि रैंक के आयोग का संबंध किससे है, इदाते आयोग का संबंध किससे है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इस पूरी की पूरी व्यवस्था का, योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक बाधाओं को दूर करके स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना है। कि यानी कि आर्थिक समस्या की वजह से जो स्कूल में ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी समस्या को कम करना और उन्हें छात्रवृत्ति जैसी व्यवस्था आगे उपलब्ध कराना। तो ये 3 कैटेगरी है इसमें, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, इनको टारगेट किया गया है। तो क्लियर हो गया? 3 क्लास हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय है, 2 आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं, कक्षा 9 से लेकर के उच्च स्तर तक की व्यवस्था इसमें की गई है छात्रवृत्ति को लेकर। तो 3 से 4 पॉइंट इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, अब इसमें कई और चीजें, जैसे इसमें देखा जाए तो पुरानी छात्रवृत्तियों को मिलाकर एक डिजिटल अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बनाया गया है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक 9 से लेकर पीएचडी तक की ट्यूशन फीस फ्री शिप कार्ड और डीबीटी द्वारा भुगतान, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा भुगतान होगा। टॉप क्लास एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल, शीर्ष कॉलेज, चाहे आईआईटी हो, आईएम हो, पूरी फीस और लैपटॉप किताबों का खर्च इसके माध्यम से उठाया जाएगा। हॉस्टल कंस्ट्रक्शन वगैरह, ओबीसी लड़के लड़कियों के लिए शहरी शैक्षिक केंद्रों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी कोटा, जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, बालिकाओं के लिए 30% अलग से आरक्षण भी है। ध्यान रखना, उनको इसमें टारगेट किया गया है कि जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वो इसमें शामिल होंगे। ओके, और इसका कंसेप्ट किससे है? कंसेप्ट है आपके अनुच्छेद 15(4) से और भारत आपके डीपीएसपी अनुच्छेद 46 से। इसके तहत कमजोर वर्गों को शैक्षिक हितों को बढ़ावा देने का इसके तहत प्रावधान है। तो
ये बात आपकी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिए, ये संवैधानिक आधार है। अब एक इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, एक एनवायरनमेंट का, ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, बोरोफिन, एक हरित स्नेहक यानी ग्रीन लुब्रिकेंट। अब ये चर्चा में क्यों आया? अभी आईएएसएसटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने आरएनडी अरंडी के तेल, जो कैस्टर सीड होता है, चिया जिसे कह सकते हो, में बोरोफिन मिलाकर के पहली बार उच्च प्रदर्शन करवाने करने वाले ग्रीन लुब्रिकेंट का सफल परीक्षण किया है कि उसमें उन्होंने अरंडी के तेल में क्या मिला दिया? आपका बोरोफिन मिला दिया और उसकी वजह से उनको एक बेहतरीन लुब्रिकेंट मिल गया। अब बात आती है कि बोरोफिन है क्या? यहीं से चर्चा आया, बोरोफिन क्या है? यह बोरोन का एक 2D अपरूप है, एलोट्रॉपी है, जिसके 2015 में पहली बार लैब में बनाया गया था। ये रहा बोरोन का संरचना। यह ग्राफीन के विपरीत बोरोफिन एक अधिक बहुरूपी, प्रकृति में धात्विक है। ग्राफीन धातु की जो है वो अपनी सिम्टम्स को नहीं दिखाता। आप ग्राफीन जानते हैं, कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये किसका है? एक तरीके से बोरोन का है। तो इस तरीके से ये प्रकृति में कैसा है? मेटेलिक, अपने सिम्टम्स को शो करता है। अब इसकी खोज क्या हुई? केवल 0.01% बोरोफिन मिलाने से उसका घर्षण गुणांक में -42% की कमी आ गई, यानी कि 42% की कमी आ गई घर्षण में, यानी फ्रिक्शन की, यानी कि बेहतरीन लुब्रिकेंट बन गया, चिकनाई उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई। सोचिएगा, 0.1% मिलाने से। ये है इसका कंसेप्ट, ठीक है? अब बोरोफिन कैसे काम करेगा? पेट्रोकेमिकल लुब्रिकेंट का एक बेहतरीन पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि कैस्टर सीड में मिलाना है और कैस्टर सीड की हमारे यहां कोई कमी नहीं है। समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कमी, बोरोन के कार्बन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे यह अरंडी के तेल के साथ मजबूती से जुड़ जाता है। दूसरा, ट्राइबोफिल्म, घर्षण के दौरान यह मशीनों की सतह पर नैनोमीटर पतली सुरक्षात्मक परत बनाता है, जो धातुओं को घिसने से रोकती है। ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। लुब्रिकेंट का काम क्या होता है? धातु से रगड़ को बचाना, ठीक है? ऊर्जा की बचत, औद्योगिक क्षेत्र में 30% ऊर्जा घर्षण में नष्ट होती है, यह लुब्रिकेंट उसे रोकता है। और तीसरा, पर्यावरण प्रभाव, मशीनों की उम्र बढ़ाता है, पेट्रोलियम लुब्रिकेंट पर निर्भरता को कम करता है, क्योंकि यह हमारे यहां प्रकृति में पाया जाता है। अब आप समझ लीजिएगा ये रहा। तो ग्राफीन और बोरोफिन दोनों के बीच में अंतर है। देखिएगा, ग्राफीन कार्बन का अपरूप है और ये बोरोन का। इसकी संरचना मोनोग्राफिक है, हेक्सागोनिकल है, ये ट्रायंगुलर है। प्रकृति में सेमीकंडक्टर को दिखाता है ग्राफीन, ये मेटेलिक कंडक्टर को दिखाता है। ये आइसोट्रोपिक है, ये एनिसोट्रोपिक है। दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखना। तो इस मामले में अगर ऐसी चीज हो गई है तो अल्टीमेट हमारे लिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि हमें पेट्रोकेमिकल्स पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि साइंस में यही पूछ लिया जाए, बोरोफिन और ग्राफीन के अंतर को पूछ लिया जाए, या इसकी इन सारी चीजों को लेकर के पूछा जा सकता है। किसी भी एंगल से आप पूछ सकते हो। चलिए, अब एक तीसरा है। यह बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि धान के खेत में बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, बड़ी मात्रा में होता है, नो डाउट। भारी मात्रा में गैस का उत्सर्जन होता है, जो खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के बीच एक बड़ा संकट है। यह अभी रिसर्च में और ज्यादा निकल करके आया। ऊर्जा उत्सर्जन का स्तर क्या है? भारत के सिंचित धान के खेतों से प्रतिवर्ष लगभग 4 मिलियन टन मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। यस, भारत के खेतों से लगभग 4 मिलियन टन। खतरनाक 20 साल की अवधि में मीथेन CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक ऊष्मा सोखती है, यानी कि ज्यादा ऊष्मा सोख करके उसको हीट डेवलप करने में हेल्प करती है। अब इसका नया समाधान क्या है? ICAR और NRRI ने सुंदरबन के मैंग्रोव से 22 MT22 बैक्टीरिया विकसित किया है, जो जड़ों में मीथेन को नष्ट कर देता है। ये रहा, सुंदरबन के मैंग्रोव से, जो उनकी वहीं के वहीं क्या कर देता है? जड़ों में मीथेन को नष्ट कर देता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, MT22 बैक्टीरिया इसके लिए है। तो मीथेन का समाधान हमको यहां पर मिल गया है। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, उससे संबंधित है। ये रहा, क्लियर?
अब धान के खेतों में जल भराव के कारण मीथेन का निर्माण होता है। कारण पानी भरे रहने से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिससे मैथेनोजेंस सूक्ष्म जीव मीथेन बनाते हैं, जो वहां पर जड़ों में पाए जाते हैं। 90% मीथेन पौधे के तने में मौजूद छिद्रों के माध्यम से सीधे हवा में मिल जाती है, पौधों में। और खेतों को सुखाने और सीधी बुवाई से लगभग 30 से 70% इसका क्या कहते हैं, मीथेन का घटाव हो जाता है। अगर आप पौधों को सुखाते, खेतों को सुखाते, सारी चीजें करते हैं, तो ये कम हो जाता है। ये समझ लीजिएगा। अब अंतरराष्ट्रीय रुख क्या है? छोटे किसानों को बचाने के लिए भारत में ग्लोबल मीथेन प्लेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं अभी तक। ये है, हमने इसलिए नहीं किया कि छोटे किसान मर जाएंगे। अगर ऐसा किया तो छोटे किसान धान की खेती नहीं कर पाएंगे, उनको परेशानी होगी। दैट्स द रीजन। ठीक है ना? तो ये एक हमारा कंसेप्ट है, बायो फॉर्मुलेशन M222, इसका हमारे लिए एक समाधान बन के आ सकता है। तो कैसा है आज का साइंस टेक का ये टॉपिक? अच्छा है कि नहीं? हमारे देश की मीथेन की परंपरा को, मीथेन की समस्या को खत्म कर सकता है। यस, ऑफ कोर्स। अब एक आपने नाम सुना होगा, कर्लपट। बॉक्साइट का ब्लॉक है ये कर्लपट। अब ये चर्चा में क्यों आया? देखिए, उड़ीसा में है, उड़ीसा का कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर इसका बॉक्साइट का बहुत बड़ा ब्लॉक है। उड़ीसा सरकार ने अत्यधिक संवेदनशील कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा वाले कलपट बॉक्साइट की नीलामी फिर से आमंत्रित की है। और नीलामी आमंत्रित की है तो यहां पर इंडिया के सबसे बड़े, चाहे रिलायंस हो, अडानी हो, और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना, उन सब ने यहां पर अपने नीलामी के लिए अपने प्रक्रियाएं शुरू की, सबने इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए चर्चा में आया। अब बात आती है कलपट है कहां। तो देखिए, कलपट मैंने बताया उड़ीसा का कालाहांडी जिले में एक ईस्ट कोस्ट बॉक्साइट बेल्ट में स्थित है। ये बॉक्साइट है। यहां 207 मिलियन टन वर्जिन अनछुआ बॉक्साइट का भंडार है, मिलियन टन, जो 12 से 15 मीटर की मोटी परत में मौजूद है। 12 से 15 मीटर मोटी परत है पूरी की पूरी। अब निजी क्षेत्र में अडानी, रिलायंस, वेदांता जैसी बड़ी कंपनियां इस खदान के लिए भारी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि उन्हें ये मिल जाए। बात आती है कि जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी में खनिज संसाधन हुआ, जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था, एनवायरमेंट, तीनों से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पहला तो याद रख लीजिए। अब आर्थिक दृष्टि से सोने की खान क्यों है और पर्यावरण रूप से अधिक संवेदनशील है? एक्चुअल में इसमें 45 से 47% का एल्यूमिनियम जिप्साइट होता है और सिलिका की मात्रा बेहद कम है, जिससे रिफाइनिंग लागत यहां पे घट जाती है, इसलिए ये हाई क्वालिटी का बॉक्साइट है। दूसरी, कम ऊर्जा खपत। कम तापमान वाली वायर प्रक्रिया से एल्यूमिनियम को निकालना यहां पर आसान है बॉक्साइट से। तो एक दूसरी अच्छा फायदा यह है। तीसरा, पर्यावरण चुनौती। यह ब्लॉक कलपट वन्यजीव के बिल्कुल करीब है, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष का खतरा है। बिल्कुल नियर बाय ये यहां पर लेयर है, और ऊपर आपके कलपट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और नीचे उसकी ये लेयर है। अब बताइए, जब इसको करोगे तो क्या कंडीशन होगी? अब आप समझ सकते हो। ऊपर कलपट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीचे बॉक्साइट की लेयर। अब बताओ कहां लेकर के जाओगे इनको, कैसे इनको मैनेज करोगे, वन्य जीव अभयारण्य से जुड़ी हुई सारी चीजों को, हाउ टू मैनेज, ये है। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट आया है टॉपिक, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और अवैध खनन को लेकर के। चंबल अभयारण्य तो जानते ही हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूरा इलाका चंबल का। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल अभयारण्य में अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ निवारक निरोध कानून के सख्त इस्तेमाल का समर्थन किया है कि भाई इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कंडीशन क्या है कि ये चंबल अभयारण्य है, ये त्रिराज्यीय अभयारण्य है, जो एमपी, यूपी और राजस्थान चंबल नदी के 600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ ये रहा पूरा। 600 किलोमीटर की पूरी स्ट्रेच है ये रही, 3 राज्यों की, ठीक है ना। और ये दुनिया का 80 से 90% घड़ियालों, गंगा नदी डॉल्फिन और रेड क्राउन रूफ टर्टल का मुख्य आवास है। 3 चीजों का विशेष तौर पर दुनिया के 80 से 90% घड़ियाल यहीं पाए जाते, ये रहे 80 से 90% सबसे ज्यादा है चंबल में। और गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भी है। खतरा क्या है? रेत निकालने से घड़ियालों के अंडे देने के स्थान नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जैव विविधता हमारी खत्म हो रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने
ये आदेश दिया है। ओके, अब इसमें कंसेप्ट क्या है? नदी की रेत और एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत एक लघु खनिज माना जाता है कि ठीक है भाई, ये लघु खनिज है, भाई ये नहीं निकालेंगे तो भाई घर मकान वगैरह बिल्डिंग वगैरह ये सब कैसे बनेंगे? ठीक है, इस पर लघु खनिजों पर नियम बनाने का अधिकार पूरा का पूरा राज्य सरकारों के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हर प्रकार के बालू खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी और डीएसआर सर्वे यानी कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट बहुत जरूरी है, तब उसके लिए उसके बाद इस पर मंजूरी दी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें आता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। नदियां और जंगल जनता की संपत्ति होती है और राज्य इन्हें बचाने के लिए बाध्य है। अगर वही इनको बेच करके खत्म कर देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यस दोस्तों, संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 और 48 ए के तहत स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार राज्य का परम कर्तव्य भी है और हमारा अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ वातावरण स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार भी है और राज्य का कर्तव्य भी है। 48 ए के तहत हमें उपलब्ध कराना, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट दोनों है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिया है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक और भी है, समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। समुद्र प्रदक्षिणा, ये रहा। दुनिया के पहले त्रिसेवा ट्राई सर्विस और केवल महिलाओं वाले वैश्विक नौकायन में ने 314 दिनों के बाद मुंबई में अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। सोचिएगा, ये मुंबई से चले और इस तरीके से दुनिया को घूमते हुए वापस यहां से इस तरीके से आकर के यहीं पर आकर के वापस मिल गए, यूं आए और इस तरीके से मिल गए। ये रहे। अब कंडीशन, 314 दिन के अंदर दुनिया की समुद्र प्रदक्षिणा इन्होंने की है। स्वदेशी पोत, यह यात्रा भारत में 50 फुट लंबे सेल वोल्ट आईएएसबी त्रिवेणी पर पूरी की गई, यानी कि पूरी की पूरी आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, अपने ही कंसेप्ट पर, अपने ही जहाज पर। टीम इसमें नौसेना, सेना, नौसेना, वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। यस, यह उपलब्धि बिना किसी नहर के का उपयोग किए चारों महासागरों और सभी देशांतर रेखाओं को पार किया गया। इसमें सभी देशांतर रेखाओं को पूरा का पूरा, इसलिए यह अपने आप में एक उपलब्धि है। जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जीएस पेपर 1 महिला सशक्तिकरण समाज, उन तीनों में कहीं पर भी लिख सकते हो और एग्जाम्पल के तौर पर निबंध में भी अगर कहीं आता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हो। अब की पॉइंट क्या है? नारी शक्ति सेना की तीनों अंगों के बीच तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। 9 महिलाएं, तीनों विंग है, आर्मी डिफेंस एंड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जल थल वायुसेना और विदेशी बंदरगाहों के सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन, सभी प्रमुख बंदरगाहों से होते हुए यहां तक आना। ठीक है ना? इसमें आईटीसी था, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड भी था। यह अभियान सेना के इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के विजन के अनुरूप है। इसमें टीम ने एनआईओ के साथ मिलकर समुद्र में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का डाटा एकत्रण किया। केप हॉर्न्स खतरनाक ड्रैग पैसेज को पार करने के कारण टीम को अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है, क्योंकि कई सारे ऐसे ड्रैग पैसेज इन्होंने पार किए हैं जो वास्तव में बहुत खतरनाक होते हैं, तब जाकर के इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कुल मिलाकर के। ओके, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, समझ सकते हो और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखना। चलिए, एक टॉपिक और है मिसल वात्सल्य पोर्टल। लगता है सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं कुछ ज्यादा ही पोर्टल बना रहे हैं। कितने पोर्टल बनाएंगे भाई, लोगों को पता भी नहीं है। खैर, आईटी का जमाना है, सारी चीजें हैं तो ये सब तो होना ही है। खैर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ध्यान रखिए कौन से मंत्रालय ने बाल अधिकारों के सुरक्षा और कल्याण के लिए एकीकृत मिशन बात्सल पोर्टल को लॉन्च किया है। ये रहा, यूनिफाइड मिशन बात्सल पोर्टल, बच्चों को ट्रैक करना, खोया पाया, अगर कोई बच्चा खोया पाया है उसकी इंफॉर्मेशन वहां देना, सीसीटीएनएस पुलिस एंड एफआईआर तुरंत यहीं पर करना, घर पोर्टल, घर से उनका कनेक्टिविटी क्या है उस तरह की वो सारी चीजें यहां से करना है। इसमें पुराने ट्रैक चाइल्ड, खोया पाया, घर जो है, इन पोर्टल को सबको एक साथ मिला दिया गया है, इन तीनों को।
एक साथ मिलाकर के बना दिया गया है यूनिफाइड। यानी कि अब आपको अलग-अलग पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सीसीटीएन के साथ गृह मंत्रालय के पुलिस नेटवर्क के साथ ये सीधा जुड़ गया है। अगर कोई भी तुरंत प्रॉब्लम होती है, तो मिशन बासठ पोर्टल पर जाकर के इन्फॉर्मेशन दीजिए, तुरंत पुलिस को खबर पहुँच जाएगी। ये रही। तो इससे लापता बच्चों की एफआईआर की रियल टाइम ट्रैकिंग संभव हो पाती है कि भाई क्या प्रोसेस चल रहा है हमारे इसका। नोडल अधिकारी राज्यों और जिलों में बच्चों के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है कि वो करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। प्रयास अच्छा, लेकिन कितना आगे काम करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमारे प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन के धरातल पर आते हैं तब थोड़ी सी समस्या आती है। और ये बात हमने पिछले कुछ समय की कई सारी चीजों के संदर्भ में मैंने देखा है। जैसे अभी कई सारे ऐसे पोर्टल बनाए जिन जो प्रॉपर वर्क ही नहीं कर पा रहे, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार के प्रोग्राम नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और हम लोग डिस्कस भी करते हैं इस चीज को लेकर के कि सरकार के प्रोग्राम अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा नहीं है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। तो कई सारे मल्टीपल फैक्टर जो हैं इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं किसी भी चीज की सक्सेस के लिए। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब की पॉइंट क्या है? सीएनसीपी देखभाल और जरूरतमंद, सीसीएल कानून के साथ संघर्षरत बच्चों पर केंद्रित है। इसमें यह योजना मानती है कि बच्चों को अनाथालय में भेजना अंतिम विकल्प होना चाहिए। यस, परिवार आधारित देखभाल, यस, स्पॉन्सर फॉस्टर केयर और गोद लेने पर जोर देती है। अगर कोई बच्चा ऐसा मिलता है तो भाई एक काम करिए, स्पॉन्सरशिप कर दिए, इसको स्पॉन्सर कर दीजिए, आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा लीजिए। फॉस्टर केयर, उसकी देखभाल करने की व्यवस्था कर लीजिए, या फिर गोद ले लीजिए। इस पर फोकस करती है। बाद में भेजती है कि भाई अनाथालय में भेजा जाए। आर्थिक सहायता, पात्र कमजोर परिवारों को प्रति बच्चा 4,000 रुपए की मासिक सहायता दी जाती है। अगर कोई परिवार बहुत पुअर है और बच्चे की समस्या है तो उनको भी यह सहायता दी जा सकती है। कानून अधिकार, यह पोर्टल किशोर न्याय अधिकरण जे जे जुवेनाइल एक्ट 2015 और पॉक्सो एक्ट 2012 को लागू करता है, उसमें भी इम्प्लीमेंट है 2012-2015 के तहत। तो ये आप समझ लीजिए इस तरीके से है। कुल मिलाकर के सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ और आपके ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और यही रियल एग्जांपल आपको अपने आंसर्स में डालने भी चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, पैलेट गन और शॉक बैटन। ये अभी आपने हाल ही फिलहाल में जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन, छात्रों का आंदोलन, छात्रों का जो संघर्ष हुआ या हो रहा है, तो उसमें एक पैलेट गन को लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई, लेकिन ऑफिशियल का मानना है, सरकार का मानना है, पुलिस का मानना है कि हमने नहीं चलाई। लेकिन जो व्यक्ति भर्ती हुआ उस पर पैलेट गन के पूरे निशान बने हुए हैं और पैलेट्स निकाली गई हैं उसके बॉडी से। कुछ आंख के आसपास भी लगी हैं, हो सकता है उसकी एक आंख डैमेज भी हो जाए। ये है। तो नागरिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान भीड़ नियंत्रण करने के लिए पैलेट गन और शॉक वेपन का उपयोग मानवाधिकारों पर गंभीर बहस छिड़ गई है। शॉक वेपन जानते हैं? करंट वाली डंडा किसी के लगा देना, यूं करंट का झटका देना, वो सब चीज। पैलेट गन एक पंप एक्शन शॉट गन है जो एक साथ सैकड़ों छोटे लीड छर्रे छोड़ती है। कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे आप मारोगे बंदूक की तरह, छर्रे बिखर जाते हैं, बॉडी पर लगते हैं। यह आधिकारिक तौर पर इसे गैर घातक माना जाता है, नॉन लेथल माना जाता है, और लेकिन यह गंभीर चोट और अंधेपन का कारण बन जाता है अगर शरीर के ऊपरी हिस्से पर लग जाए। किसान आंदोलन 2024, मणिपुर 2030, कश्मीर में 2010-2016 में इनका भारी उपयोग देखा गया था। 2010 में, 2016 कश्मीर में, फिर मणिपुर में, फिर फार्मर प्रोटेस्ट के समय में इसका काफी उपयोग देखा गया था, जिस पर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है ना? भीड़ नियंत्रण के बल प्रयोग के द्वारा उचित पदानुक्रम होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन ये बताई गई है कि भाई इसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। पैलेट गन से निकले छर्रे विशाल क्षेत्र में फैलते हैं जिससे निर्दोष लोग भी घायल हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप वो जिसको टारगेट कर रहे हो उसी पर लगे। हो सकता है इधर-उधर भी बिखरे और लोगों पर भी लग सकते हैं जो प्रदर्शन ना कर रहे हो। दूसरा, एसओपी का उल्लंघन। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कमर से नीचे चलाना चाहिए, लेकिन अक्सर यह आंखों पर लगती है। अंधेपन का खतरा रहता है। यह है। शॉक बैटन, प्रदर्शनकारियों पर इसका सीधा उपयोग पुलिस की अत्यधिक आक्रामकता को दर्शाता है। शॉक बैटन वही करंट वाली
डंडा जो होता है, वही। तो ये आपके कांसेप्ट हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे पहले भाई चेतावनी और बैरिकेड लगाइए, आँसू गैस और पानी की बौछार कीजिए, नंबर 2। नंबर 3 काइनेटिक जो है रबर बुलेट और शॉक बैटन का प्रयोग कीजिए, करंट का झटका लगा दीजिए, रबर की बुलेट मारिएगा और उसके ऊपर से आता है सबसे लास्ट में पैलेट गन, ये लास्ट रिज़ॉर्ट माना जाता है, सबसे लास्ट में इसका उपयोग करना चाहिए। जबकि अभी जो हुआ था 2 दिन पहले, जो 20 तारीख के आसपास में, तो उसमें इस तरह की गतिविधि देखी गई, पहले ही दिन देखी गई, जब संसद मार्च की प्रक्रिया शुरू हुई। तो अब बताइए इस कंडीशन में कि आपको ये सारे आज के करंट के टॉपिक क्लियर हुए या नहीं हुए? और स्टार्टिंग में मैंने जो आप लोगों को सरप्राइज़ बताया है, उस पर आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।